अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अध्याय नंबर 3 जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का है। इसको यूनिट 3 है, एनसीईआरटी के बेसिस पे लिया गया है। चैप्टर का नाम है आपके पास आय और रोजगार का सिद्धांत। इस चैप्टर में कुछ स्मरणीय बिंदु है जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले आप चैप्टर पढ़ लेना। मेरे किसी भी वीडियो को देखने से पहले चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, छोटी सी छोटी बातें, उनको मैं अपने वीडियोस में आपको धीरे धीरे सारे अर्थशास्त्र की वीडियोस में बताता रहूँगा। आइए पहली परिभाषा के ऊपर बढ़ते हैं हम, जो इस बुक में बताया गया हमारे पास, जिसका नाम है समग्र मांग। क्या होता है समग्र मांग? एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दी हुई आय स्तर पर एवं एक निश्चित समयावधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। तो दो बातें यहाँ समझ में आती है। सबसे पहला, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो एक लेखा वर्ष के दौरान क्या हुआ है, उत्पादित किया गया है, उसके समग्र मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। इसे कुल व्यय के रूप में भी मापा जाता है। हमने राष्ट्र आय पढ़ा था। राष्ट्र आय में आपने कुछ चीज़ें समझी होंगी, उन्हीं के आधार पर समग्र मांग की भी चीज़ें देखी जाती है। तो समग्र मांग की में कौन कौन से घटक शामिल हैं उनके ऊपर बात करते हैं। पहला है उपभोग व्यय, जिसको सी से दर्शाया जाता है, निवेश जिसको आई से, और सरकारी व्यय यानी कि जी, और अंतिम है शुद्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरीके से जो हमारा समग्र मांग का घटक होता है वो है AD इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस फंक्शन से AD का फंक्शन है। AD का फंक्शन का मतलब होता है कि समग्र मांग किन किन कारणों से प्रभावित होता है, या समग्र मांग को तय करने वाले कारण कौन कौन से हैं। दो क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था में AD इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी अर्थात उपभोग और आई अर्थात निवेश, यानी कि जो समग्र मांग है वो उपभोग और निवेश का जोड़ है। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति की। बात करते हैं समग्र पूर्ति क्या है। समग्र पूर्ति एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समयावधि में सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के नियोजित उत्पादन के कुल मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्र आय कहते हैं, अर्थात राष्ट्र आय सदैव समग्र पूर्ति के समान होती है। अर्थात अगर हम समग्र पूर्ति के ऊपर में विस्तार से समझें थोड़ा सा, तो एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई है फर्मों के द्वारा, उत्पादक के द्वारा, उन सभी के जोड़ को समग्र पूर्ति कहते हैं, जिसको हम राष्ट्र आय में भी गणना करते हैं। तो राष्ट्र आय गणना करने के लिए या AD समझने के लिए इस दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं AD इक्वल टू सी प्लस एस। दो चीज़ें देखी थी हमने, AD इक्वल टू सी प्लस आई और दूसरा है AD इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति देश के राष्ट्र को प्रदर्शित करती है, अर्थात Y जो कि राष्ट्र आय का है। राष्ट्र आय इज इक्वल टू AS। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ AS है। आइए अब हम उपभोग फलन की बात करते हैं। उपभोग फलन क्या होता है? तो उपभोग फलन या उपभोग फलन आय यानी कि Y और उपभोग यानी कि C के बीच के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। C इक्वल टू एफ ऑफ वाई। C हमारा उपभोग कहलाता है, Y हमारी राष्ट्र आय कहलाती है या आय कहलाती है, और F जो है वो उन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को उजागर करता है। अगर हम उपभोग समीकरण की बात करें, जो इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स में, तो उपभोग फलन की समीकरण है C इक्वल टू सी बार प्लस MPC Y। MPC को B के नाम से भी हम डोनेट कर सकते हैं, MPC BY। ठीक है। सी बार क्या है? यानी कि स्वायत्त उपभोग जिसको कहा जाता है, या न्यूनतम उपभोग के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो स्वायत्त उपभोग यानी कि सी बार के बारे में हम चर्चा करते हैं। आय के शून्य स्तर पर भी जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता, अर्थात यह बेलोचदार होता है। आप सोच के देखिए, आपके पास इनकम ना हो, आपके पास
आय के कोई स्रोत ना हो, जहाँ से आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो भी आपका उपभोग निरंतर चलता है। उपभोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, इसीलिए इसको स्वयं उपभोग यानी आय शून्य होने पर भी हमारा उपभोग जो बढ़ता है या चलता है, उसको हम स्वयं उपभोग जानते हैं। फिर है प्रत्याशित उपभोग। प्रत्याशित उपभोग क्या है, ये समझिए। तो राष्ट्र आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेश को कहते हैं। राष्ट्र आय का जो मिश्रित स्तर है, उस पर जो हम नियोजित निवेश करते हैं, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करके, उसको हम प्रत्याशित उपभोग कहते हैं। फिर है प्रेरित उपभोग। ये दो प्रकार है उपभोग के, एक प्रत्याशित और दूसरा प्रेरित। प्रेरित उस उपभोग स्तर को कहते हैं। ध्यान रखना, प्रेरित उपभोग क्या है, ये उपभोग का वह स्तर है जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी, दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी। सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या कहलाता है? एपीसी। औसत प्रवृत्ति को कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी आय, कुल आय और कुल उपभोग के औसतन अनुपातिक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एपीसी इक्वल टू कुल उपभोग यानी कि सी अपॉन कुल आय यानी कि वाई। इस फॉर्मूले से हम एपीसी की गणना कर सकते हैं। अब हम एपीसी के कुछ महत्वपूर्ण संबंध बिंदु की बात करते हैं। एपीसी इकाई से अधिक रहता है। एपीसी इकाई से अधिक रहता है जब एक तक उपभोग राष्ट्र आय से अधिक होता है। यानी ये साथ साथ चलते हैं, राष्ट्र आय और उपभोग। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब हमारा उपभोग स्तर ज़्यादा होता है आय से। ऐसी स्थिति में समविच्छेद बिंदु से पहले एपीसी जो होगा वो इकाई से अधिक होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा। दूसरा एपीसी 1 के कब होगा? समविच्छेद बिंदु पर यह इकाई के बराबर होता है जब उपभोग और आय के बराबर हो, यानी कि C इक्वल टू वाई। तीसरी बात करते हैं, आय बढ़ने के कारण एपीसी लगातार घटती है। ठीक है, क्योंकि किस तरह होता है, जब आप आय करते हैं उसके बाद आपके उपभोग की क्षमता स्थिर हो जाती है, लेकिन हमारी इनकम जो है वो अधिक होती है। तो इनकम अधिक होने पर जो है एपीसी लगातार घटती जाती है। एपीसी कभी भी शून्य नहीं होता या नहीं हो सकती, क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी स्वयं उपभोग होता रहता है, यानी उपभोग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं एमपीसी की बात करते हैं, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एमपीसी इज इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, या ये कह ले कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा जो निशान दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है परिवर्तन। आइए, एमपीसी का मान 0 तथा 1 के बीच में रहता है सदैव, लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग हो जाती है तब डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई होता है, अर्थात एमपीसी बराबर 1 हो सकता है। इसी प्रकार यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाती है तो डेल्टा सी बराबर 0 हो, यानी कि एमपीसी 0 भी हो सकता है। अब हम बचत फलन की बात करते हैं। सेम जैसे हमारा उपभोग फलन था उसी प्रकार बचत फलन है, थोड़ा सा अंतर है। बस क्या है इसमें, बचत और आय, वहाँ पे क्या था उपभोग और आय, यहाँ पे क्या है बचत और आय के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। एस बराबर एफ ऑफ वाई, एस यानी कि बचत, वाई यानी कि आय, और एफ जो है वो बचत और आय के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। समीकरण समझिए, बचत फलन के समीकरण बहुत ज़रूरी है। ये उसी तरीके का आपको फिर से दिख रहा होगा, S इज इक्वल टू माइनस एस बार 0 प्लस एस वाई। ये S क्या है, जो छोटा वाला S है उसका मतलब है MPS। S जो है उसका मतलब है MPS। ये निकलता कैसे अभी हम समझ लेंगे। जैसे MPC था तो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, अभी जानते हैं। बचत प्रवृत्ति
दो प्रकार की होती है। पहला एपीएस और दूसरा एमपीएस। पहले एपीएस की बात करते हैं। एपीएस क्या है? तो कुल बचत तथा कुल आय के बीच अनुपातिक संबंध को एपीएस कहते हैं। बिल्कुल सेम अपोजिट है, जैसे एपीसी था उसी प्रकार से एपीएस है। एपीएस बराबर बचत को विभाजित कर देते हैं यदि हम आय से, यानी कि एस अपॉन वाई, तो हमारा क्या आ जाएगा? एपीएस आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं। हमने एमपीसी की एपीसी की विशेषता पढ़ी थी, अब एपीएस की पढ़ी। सबसे पहले जो है एपीएस कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा आय से अधिक नहीं हो सकती। एपीएस शून्य हो सकती है यदि समविच्छेद बिंदु पर जब c बराबर y है तथा s बराबर 0 हो। ठीक है। दूसरा, एपीएस ऋणात्मक या इकाई से कम भी हो सकती है। कब? जब समविच्छेद बिंदु से नीचे स्तर पर, यानी कि एपीएस ऋणात्मक होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बचत होती है। कब? जब आय जो हो हमारा वो उपभोग से कम हो, यानी कि सी जो होता है, सी यानी उपभोग, वो हमारे आय से अधिक हो। ऐसी कंडीशन में एपीएस आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है। यदि हम एपीएस की बात करें तो आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्योंकि इसी के साथ साथ हमारी बचत बढ़ेगी, और जब बचत बढ़ेगा तो अपने आप ही उसकी प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, औसतन प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर्मूला एमपीएस इज इक्वल टू बचत में परिवर्तन विभाजित करते आय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का मान शून्य तथा इकाई के बीच में रहता है, जैसे एपीएस था। तो इन दोनों का संबंध एक साथ चलता है, कई बार पूछा भी जाता है एमपीएस और एमपीसी का। एमपीएस की बात करते, पहला, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाती है तब डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई है, यानी कि एमपीएस बराबर 1। दूसरा, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग कर ली जाती है तब डेल्टा एस बराबर 0 है, अतः एमपीएस बराबर 0 हो जाता है। आज इतना ही, अगली क्लास में बाकी चीज़ें बात करेंगे। तब तक आप इसको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे लोगों तक भी भेजें, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें। अगर आपको समझ में आया हो टॉपिक्स के बारे में, तो हम एक टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आज रोकेंगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी तथा औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है प्रिंटिंग की वजह से, कोई बात नहीं, आप समझ ले, लिख लें। सदैव एपीसी प्लस एपीएस बराबर 0 होता है। यह सदैव ऐसा ही होता है, क्योंकि आय को या तो उपभोग किया जाता है या फिर आय की बचत की जाती है, यानी कि y बराबर सी प्लस एस। फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप। दूसरा 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस।